हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। यहाँ हम हमारा कॉमर्स का थर्ड पेपर स्टार्ट कर चुके हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स होती क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे उनको समझा था। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डिमांड क्या होती है और लॉ ऑफ डिमांड क्या है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझेंगे। डिमांड को समझने से पहले हम समझेंगे कि डिज़ायर क्या होती है। डिज़ायर का क्या मतलब होता है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है किसी भी चीज़ को। हम चाहते हैं कि हमें मेरे पास ये चीज़ हो। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पास कार हो, लेकिन मेरे पास उतनी इनफ मनी नहीं है, तो वो सिर्फ मेरे लिए क्या है, एक इच्छा है। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है यहाँ पे वांट। वांट क्या होता है जी, अब मेरे पास पैसे तो हैं, मेरे पास मनी है, मेरी इच्छा है कि मैं कार खरीदना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन मैं उस पैसे को खर्च नहीं करना चाहती। नॉट विलिंग टू स्पेंड दैट मनी। ठीक है, मैं उस पैसे को उस कार पे नहीं खर्च करना चाहती, तो वो मेरे लिए क्या बन गई, मेरी वांट। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, डिमांड की। डिमांड क्या होती है, जब एक कंज्यूमर किसी चीज़ को चाहता है, डिज़ायर करता है, उसके पास उस चीज़ के लिए मनी भी होती है और वो उस मनी को स्पेंड भी करना चाहता है और वो उसको स्पेंड कर देता है, तो वो उसकी क्या बनती है, डिमांड। मतलब व्हेन कंज्यूमर इज रेडी, मतलब उसके पास पैसे हैं, खरीदना चाहता है, एंड ही इज रेडी टू स्पेंड दैट मनी ऑन दैट गुड्स, तो वो क्या बनती है, आपकी डिमांड। ठीक है, आ रहा है समझ में। डिज़ायर क्या हुई, आपको कुछ चाहिए, मुझे कार चाहिए लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है, वांट, पैसा है, कार चाहिए लेकिन मैं पैसा खर्च नहीं करना चाहती। तीसरा, मेरे पास पैसा है, मुझे कार खरीदनी है एंड आई एम रेडी टू बाय दैट कार, वो क्या बन गई आपके लिए, आपकी डिमांड। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसका मीनिंग क्या होता है डिमांड का। इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में डिमांड क्या होती है, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ गुड। डिमांड एक वो क्वांटिटी होती है उस गुड्स की दैट कंज्यूमर आर विलिंग, वो इच्छा है उसकी, एंड एबल टू परचेज, और वो परचेज कर भी सकता है, किस पे, एट वेरियस प्राइजेस। प्राइजेस मतलब उसके प्राइस दिए हैं, उस प्राइस पे वो उस गुड्स को, उस सर्विस को क्या करता है, उसकी इच्छा रखता है और उसको खरीद सकता है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। उससे क्या बोलते हैं आप, डिमांड। एक कंज्यूमर किसी गुड्स की क्वांटिटी को खरीदना चाहता है, खरीद सकता है गिवन प्राइसेस पे फॉर द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड। ठीक है, आ रही है समझ में। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब हमारा वो क्या है, लॉ ऑफ डिमांड। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है, उसकी एक कंडीशन होती है। लॉ ऑफ डिमांड में क्या है, ऑल थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट। क्या, ऑल थिंग्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ये ऑल थिंग्स क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, रिलेशन होता है किसके बीच में, प्राइस के बीच में। ठीक है, और किसके बीच में, डिमांड के बीच में। प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीज, अगर उसके जो प्राइस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, तो क्वांटिटी डिमांडेड, जो हम डिमांड कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अपोजिटली अगर मैं बोलना चाहूँ कि अगर किसी चीज़ के प्राइसेस कम हो जाएंगे तो उसकी क्या होगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो देखो, इसको मैं आपको एक प्राइस और क्वांटिटी के हिसाब से भी समझाती हूँ नेक्स्ट में। दैट इज़, मान लो किसी चीज़ के प्राइस कितने थे, 50 रुपीज़ थे, तो आप उसकी डिमांड कितने कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ 100 यूनिट्स उसके खरीद रहे हो। जैसे ही उसके प्राइस क्या हुए, कम हो गए, 40 रुपीज़ हो गए, आप उस चीज़ की कितनी यूनिट्स खरीदना शुरू कर देंगे, 200। प्राइजेस और कम आके कितने हो गए, 30 रुपीज़ हो गए, तो आप कितनी यूनिट्स खरीदोगे, 300। प्राइजेस 20 हो गए तो 400, और प्राइजेस 10 हो गए तो 500। अब एक चीज़ नोटिस की आपने यहाँ पे, जैसे जैसे प्राइजेस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे क्या हो रही है, आपकी डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, तो वही चीज़ बोली हुई है, अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट। मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट। इसमें क्या है, और चीज़ जब कॉन्स्टेंट रहने पर देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। क्यों, देखिए यहाँ पे कैसे है, ये यहाँ पे क्या है, प्राइजेस क्या हो रहे हैं आपके, बढ़ रहे हैं। प्राइजेस क्या हो रहे हैं आपके, यहाँ बढ़ रहे हैं। और अगर मैं यहाँ से जाऊँ, नीचे से ऊपर की तरफ जाऊँ, तो आपकी डिमांड क्या हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है। ठीक है, ओके। तो इसीलिए हम इस सब चीज़ों से क्या कह सकते हैं कि देयर इज़ अ, क्या है, देयरफॉर
देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट। तो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो आपका वो क्या कहता है कि प्राइस में और डिमांड में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होंगे तो डिमांड क्या है, बढ़ेगी। इन दोनों के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अभी मैंने एक पीछे बात की थी अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट की थी। अदर थिंग्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, जब भी हम किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए जाते हैं तो एक जिस गुड्स को हम खरीद रहे हैं वो गुड्स, दूसरा उससे जो रिलेटेड गुड्स हैं उनके प्राइजेस भी हमारी डिमांड को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। हमारी इनकम लेवल क्या है वो भी अफेक्ट करेगी, हमारा टेस्ट प्रेफरेंस कैसा है, कितने लोग उस चीज़ को खरीद रहे हैं, प्राइस फ्यूचर में चेंज होने हैं या नहीं होने, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी डिमांड को क्या करती है, अफेक्ट करती है। तो लॉ ऑफ डिमांड को बनाने के टाइम पे हमने कुछ अजम्पशंस रखी। वो अजम्पशंस क्या हैं हमारी, दैट देयर इज़ नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या गए, मार्केट में गए, क्या खरीदने के लिए गए, टी खरीदने के लिए गए। अगर आप टी की बात कर रहे हो और लॉ ऑफ डिमांड बनाने की बात कर रहे हो तो आप कॉफ़ी जो रिलेटेड गुड्स है उसके प्राइस को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। आप ये मान के चलेंगे कि रिलेटेड कॉमोडिटी के प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। ओके, नेक्स्ट वन इज योर नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर हम ये मान के चलते हैं कि कंज्यूमर की इनकम जो है वो 10,000 पर मंथ है तो हम उसे कांस्टेंट ही मानकर चलेंगे, हम उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। और जो कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस है उसमें भी किसी तरीके का कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। उसकी हैबिट्स में, उसके फैशन में, जो वो खरीदता पहले था वही वो आगे चल के भी खरीदेगा। देयर इज़ नो चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। पहले जितने लोग उसे खरीद रहे थे अभी उतने ही लोग उसे खरीद रहे हैं। अगर मैं कह रही हूँ कि किसी मार्केट में टी के जो बायर हैं वो कितने हैं, 10,000 है, तो मतलब वो सिर्फ 10,000 ही रहेंगे, वो ज़्यादा या कम नहीं हो सकते। फिफ्थ पॉइंट में आता है नो एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर चेंज इन प्राइस। एक्सपेक्टेशन नहीं है कि फ्यूचर में प्राइजेस जो हैं वो बढ़ेंगे या घटेंगे, मतलब प्राइजेस क्या रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, हम ये मान के चलते हैं। तो ये थी आपकी क्या, अजम्पशंस। अजम्पशंस के नाम पे 5 अजम्पशंस हैं। रिलेटेड गुड्स की प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं होगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं होगा, साइज ऑफ पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं होगा, और कोई भी फ्यूचर में जो प्राइस है उसको बढ़ने या घटने में कोई भी ऐसा चेंज नहीं दिखेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एक्सेप्शंस। अब बात आती है एक्सेप्शंस की। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड हम पढ़ चुके हैं कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशन इन प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। प्राइसेस बढ़ेंगे तो डिमांड कम होगी, और प्राइसेस बढ़ेंगे तो डिमांड कम होगी, और कम होंगे तो डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है। देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशन। तो हम बात करते हैं किसकी, एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शंस का क्या मतलब होता है, सबसे पहली बात तो ये है, एक्सेप्शंस होते क्या हैं। एक्सेप्शंस का मतलब ये होता है कि वो उस रूल को क्या कर रही है, तोड़ रही है। कैसे तोड़ेगा, अब यहाँ पे रूल को, लॉ ऑफ डिमांड के रूल को कैसे तोड़ सकते हैं एक्सेप्शंस, कि जब हमारे प्राइजेस अप होंगे तो हमारी डिमांड अप होगी। मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे प्राइजेस क्या हैं, अप होंगे तो डिमांड क्या होगी, अप होगी। मतलब एक तरीके से ये कह सकते हो आप कि लॉ ऑफ डिमांड का इनवर्स रिलेशन यहाँ नहीं चलेगा एक्सेप्शन के केस में। तो कुछ केसेस हैं जिस केसेस में लॉ ऑफ डिमांड जो है वो नहीं अप्लाई होता, वो केसेस कौन से हैं, आइए बात करते हैं। सबसे पहली बात है गिवन गुड्स। हम बात कर रहे हैं किसकी, गिवन गुड्स की। गिवन गुड्स होते क्या है, गिवन गुड्स का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था, सर रॉबर्ट गिफन ने। सबसे पहली बात तो आपको इनका नाम याद रखना है, ठीक है। अब ये बात है कि ये गुड्स होते कौन से हैं, ये गुड्स होते हैं इन्फीरियर गुड्स एज कम्पेयर टू द लग्जरी। मतलब लग्जरी गुड्स से थोड़े इन्फीरियर गुड्स होते हैं, ठीक है। और इनकी यूनिकनेस क्या है, इनकी करेक्टरिस्टिक्स में यूनिकनेस क्या है कि जब प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होता है ना तो उनकी डिमांड भी क्या होती है, इंक्रीज़ होता है। इसी की वजह से क्या होता है, इसी की फीचर्स के अकॉर्डिंगली ये क्या बनता है, एक एक्सेप्शंस बनता है टू द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल पोटैटोज़ की बात ले लेते हैं हम। पोटैटोज़ नॉर्मल गुड्स हैं, लग्जरियस गुड्स नहीं है, ठीक है। जैसे ही क्या होगा यहाँ पे, चाहे प्राइजेस अप भी हो जाएंगे पोटैटोज़ की, लेकिन पोटैटोज़ की कैटेगरीज इतनी सारी हैं, हम बहुत सारी चीज़ें उससे बना सकते हैं, हम स्टिल उसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा ही करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड हमारे एक्सेप्शन की, वो है हमारे वेबलन गुड्स। कौन से गुड्स हैं, वेबलन गुड्स। ये गुड्स कौन से होते हैं,
ठीक है। वेबलन गुड्स जो है वो गुड्स जो है उसका कॉन्सेप्ट जो आया है किसके नाम के बाद आया है, थॉर्स्टन वेबलन के नाम के बाद आया है। ये एक इकोनॉमिक्स थे, इनकी वजह से इन गुड्स का नाम क्या पड़ा था, वेबलन गुड्स पड़ा था। ठीक है। और एक चीज़ है इसमें, वेबलन गुड्स का मतलब क्या होता है कि वो गुड्स बिकम मोर वैल्यूएबल एज देयर प्राइस इंक्रीजेज। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनके प्राइस जब अप होते हैं तभी वो क्या होते हैं, वैल्यूएबल होते हैं। ठीक है। जब गुड्स एक्सपेंसिव होंगे तभी उसको खरीदा जाएगा, तभी उनकी वैल्यू लगेगी। और ऐसे गुड्स कौन से होते हैं, जैसे कि आपके प्रीशियस मेटल्स हो गए, कुछ स्टोन्स हो गए, लग्जीरियस कार हो गई, डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया। ऐसे ऐसे गुड्स क्या होते हैं, जब तक इनकी वैल्यू डाउन रहेगी इनकी डिमांड भी इतनी खास नहीं होती। जैसे ही इनकी वैल्यू अप जाएगी तो इनकी डिमांड भी अप होती है। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, लॉ ऑफ गुड्स को अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, द एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज। फॉर एग्जाम्पल इन नियर फ्यूचर हमें पता चलता है कि हमारे गुड्स के प्राइस जो है वो अप होने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो आज की हमारी डीलिंग है, आज की हमारी डिमांड है, वो क्या हो जाएगी, उन प्राइजेस के लिए अप हो जाएगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑनियन की बात करती हूँ, प्राइस ऑफ ऑनियन हैज स्टार्ट टू इंक्रीज एंड to quite an extent. Consumers started buying and storing more onions for fearing price rise. This result in the increase in demand. मतलब क्या है कि थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ा ऑनियन का, हमें डर लग गया कि हाँ हो सकता है कि और प्राइजेस भी अप हो सकते हैं। तो प्राइस अप होने के बावजूद भी हम क्या करेंगे, उन ऑनियंस को खरीदेंगे और अपना स्टोर करके रखना प्रेफर करेंगे। ठीक है। ये किस वजह से हुआ कि हमें पता चला कि एक्सपेक्टेशन थी कि प्राइस लेवल चेंज हो सकता है। तो उस केस में भी हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या होगा, अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, नेसेसरी गुड्स और सर्विसेज के बारे में। अब नेसेसरी गुड्स की अगर हम बात करते हैं, अगर हम मेडिसिन की बात करते हैं, हम सोल्ट की बात करते हैं, हम शुगर की बात करते हैं, हम नेसेसरी में हमारी जितने भी गुड्स यूज़ होती हैं अगर हम उनकी बात करते हैं, बेसिक स्टेपल्स होगी, मेडिसिन होगी, शुगर हो गई, सोल्ट हो गई, इस केस में अगर इनके प्राइस बढ़ भी जाएँ तो हमारे ऊपर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये हमारी लाइफ के लिए नेसेसरी है, हम इन्हें खरीदेंगे ही खरीदेंगे, हम इनकी डिमांड करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए इस केस में भी लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अपना अप्लाई नहीं होता है। ठीक है। तो ये है आपकी एक अनदर एक्सेप्शन। ओके। नेक्स्ट वन इज चेंज इन द इनकम। अब एक चीज़ और है, अगर कंज्यूमर की इनकम लेवल जो है वो चेंज हो जाता है, इनकम जो है इंक्रीज हो जाती है, उस केस के अंदर एक हाउस होल्ड चाहे उसके प्राइजेस, किसी भी गुड्स के प्राइजेस बढ़ ही क्यों ना जाए, लेकिन उसकी डिमांड ज़रूर करेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या है, समटाइम द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट में चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द इनकम। इफ़ द हाउस होल्ड इनकम इंक्रीजेज, अगर उनकी इनकम इंक्रीज हो जाती है, दे मे परचेज मोर प्रोडक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंक्रीज इन देयर प्राइस, thereby increases the demand of the product। मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो हमें कम खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। क्यों, क्योंकि उनकी इनकम ऑलरेडी बढ़ चुकी है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, उनकी और भी ज़्यादा डिमांड करते हैं। ठीक है। तो ये थी आपकी कुछ एक्सेप्शंस के नाम पे हमने कौन सी पढ़ी, एक तो गिवन गुड्स पढ़े, नेक्स्ट वन हमने पढ़े वेबलन गुड्स, फिर पढ़ा हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज एंड देन नेसेसरी गुड्स एंड सर्विसेज, उसके बाद हमने पढ़ा चेंज इन द इनकम लेवल। ये था आपका लेक्चर आज का कि डिमांड होती क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, उसकी कुछ एग्जम्पशंस क्या हैं और एक्सेप्शंस क्या हैं। ठीक है। इसे डिटेल में पढ़िए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर।